गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एस। हम पढ़ रहे थे बेटा इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी कि भारतीय लोकतंत्र में समानता क्या है, क्या रियल में है और क्या संविधान में दिया गया है। उससे पहले हम पढ़ रहे थे चार्टिस्ट मूवमेंट के बारे में। जो चार्टिस्ट मूवमेंट है इसका इसका बहुत ही महत्व रहा है किसमें, क्योंकि पहली बार जो यूनिवर्सल मेल फ्रेंचाइज रहा, मतलब पहली बार जितने भी वयस्क आदमी थे उनको वोटिंग अधिकार दिया गया। इसके बाद जो पार्लियामेंट है उसने जो श्रमिक वर्ग था उसका कंट्रोल, उसकी पावर को मान लिया और ये वर्किंग जो क्लास थी इसको पहले गवर्नमेंट में सरकार चलाने में उसकी कोई भी महत्व नहीं था या फिर वो आवाज़ नहीं उठा सकते थे। 1917 में लेनिन के अध्यक्षता में या फिर नियंत्रण में रशियन रेवोल्यूशन, रूसी क्रांति हुई, जिसने फिर से जो लोकतंत्र की धारणा है उसकी को परिभाषित किया, फिर से परिभाषित किया, रीडिफाइंड। ठीक है, जो राजनीतिक समानता थी वो किसके बगैर अधूरी है, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के बिना जो पॉलिटिकल इक्वालिटी है वो अधूरी है। ठीक है, ऐसा किसका मानना था, क्रांतिकारियों का मानना था। अब देखो, जो भारत है 15 अगस्त 1947 को फ्री हो गया और ये एक गौरवपूर्ण अध्याय था। ये जो दिन था हमारे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में, इसने एक नए अध्याय को शामिल किया। जो भारत के आज़ादी का जो आंदोलन था उसके जो नेता थे उन्होंने कल्पना की थी एक ऐसे भारत की जिसमें हर एक नागरिक को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समानता मिले। और इसके साथ ही उन्होंने दिमाग में, जो भारतीय संविधान के निर्माता थे, उन्होंने दिमाग में ये भी रखा कि वो भारत में एक संसदीय लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करेंगे जिसमें प्रतिनिधित्व हो। किसका प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है कि लोग अपने प्रतिनिधियों को चुने। अब ये जो दृष्टिकोण था, ये जो विज़न था, ये जो नज़रिया था हमारे फ्रेमर्स का, ये किस में शामिल किया गया है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, जो क्या डिक्लेयर करता है कि भारत एक सॉवरेन संप्रभु, मतलब हर एक जो नागरिक है वो समान प्रभु है, मतलब समान रूप से उसका अपना महत्व है। समाजवादी है, मतलब देश की इकोनॉमी में सबका समान योगदान है। सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष है, मतलब कोई भी पर्टिकुलर धर्म नहीं है भारत का। लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक गणतंत्र है जिसमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता है। विचारों की अभिव्यक्ति की, विश्वास की और अवधारणा की, मतलब विश्वास की, धार्मिक स्वतंत्रता है। ठीक है बेटा, अब गांधी जी ने डेमोक्रेसी की क्या धारणा दी है, उनकी धारणा क्या, नोशन मीन्स धारणा, उनकी लोकतंत्र की धारणा क्या है कि जो कमज़ोर है उसको भी उतने अवसर दिए जाएं जितने जो सबसे मजबूत है या सबसे शक्तिशाली वर्ग है। अगर हमारे देश में सबसे कमज़ोर आदमी को सबसे शक्तिशाली आदमी जितना पावर मिल जाएंगे, मीन्स हमारे देश में डेमोक्रेसी है या फिर समानता है। डू यू नो में देखिए, जो ग्रीक सिटी ऑफ एथेंस की जो यूनान शहर है वहाँ पर डेमोक्रेसी का उदय हुआ था, उत्थान हुआ था लगभग 2,500 ईयर्स एगो, मतलब 2,500 साल पहले। और जो वहाँ के जो मेल सिटीजन्स थे, जो वहाँ के पुरुष थे, वो एथेंस में इकट्ठा होते थे लगभग एक साल में 40 बार। ये आम जनता की सभा थी और ये डायरेक्ट, प्रत्यक्ष लोकतंत्र था, मतलब जनता इकट्ठा होकर, कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं चुनती थी, वो मिलकर अपने क्या करते थे, डिसीजंस लेते थे। अब लोगों के द्वारा डायरेक्ट डिसीजंस लिए जाते थे। ऐसा किस लिए पॉसिबल था, क्योंकि जो लोगों की संख्या थी वो कम थी और अकोमोडेटेड, मतलब इकट्ठा किया जा सकता था एक साथ उनको एक जगह पर। जो सिटीजन्स थे वो अपना डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस में या फिर निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपना पार्ट प्ले करते थे। हालांकि औरतों को, विदेशियों को और जो दास थे उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था। अब देखिए, गवर्नमेंट के अलग अलग टाइप है, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल, यूनिटरी एंड फेडरल। पार्लियामेंट्री फॉर्म, संसदीय सरकार, इसमें जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो गवर्नमेंट का रियल हेड होता है, वो लोगों के द्वारा चुना जाता है। प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति केवल नाम का मुखिया होता है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब अध्यक्षीय सरकार। इसमें क्या होता है, जैसे पार्लियामेंट्री में प्राइम मिनिस्टर जैसे हमारे देश में चुना जाता है, वैसे यूएस में जैसे डोनाल्ड ट्रंप है वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म है, वहाँ पे प्रेसिडेंट को चुना जाता है लोगों के द्वारा। और पार्लियामेंट का प्रेसिडेंट पे कोई भी
नियंत्रण नहीं होता है और प्रेसिडेंट सरकार का रियल हेड होता है। यूनिटरी होता है एकात्मक सरकार, इसमें एकात्मक सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं और सेंट्रल केंद्रीय सरकार की वास्तविक शक्ति होती है। फेडरल गवर्नमेंट संघीय सरकार, इसमें संघ दोनों संघों में केंद्र में और राज्य सरकारों में शक्तियों का विभाजन होता है। अगर उनमें दोनों में ही केंद्र में और जो राज्य सरकार में अगर कोई मतभेद हो जाता है, कोई लड़ाई हो जाती है, तो जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, वो उनके झगड़े सुलझाता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में देखिए सार्वभौमिक मताधिकार क्या होता है। सार्वभौमिक मताधिकार एक मतलब सार्वभौमिक सभी को, वयस्क जितने भी वयस्क हैं अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, मताधिकार राइट टू वोट दिया जाता है। वो लोग जिसमें हर एक एडल्ट को राइट टू वोट दिया जाए, उसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है। और ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को चुनने के लिए लोगों को वोट का अधिकार देना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह से जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो सरकार के प्रति वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जिम्मेदारी होती है उनकी, क्योंकि अगर वो जो भी कुछ करेंगे उनको जनता को क्या करना पड़ेगा? जवाब देना पड़ेगा। जो लोग हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। स्टेप्स टेकन टू रिमूव ऑल दीज इनइक्वालिटी, जितनी भी असमानताएं हैं उनको हटाने के लिए सरकार ने क्या क्या किया है? कुछ संवैधानिक प्रावधान है, मतलब संविधान में दिए गए हैं, कुछ सरकार ने कदम उठाए हैं और कुछ लोगों ने कुछ स्ट्रगल करके, मीन संघर्ष करके भी अपने अधिकार पाए। सो बेटा आज आप इतना ही पढ़ेंगे, कल फिर से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सो कीप स्टडीइंग एंड हैव अ नाइस डे एंड स्टे सेफ एज वेल।